में जो 2025 में जो पेपर आया था, 2025 में जो पेपर आया था, उसको हमें देखना है और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमको करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्स दे जाते हैं बहुत कम टाइम में। आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे और आप 20 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, राइट। और अगर अच्छी तैयारी रही तो ये मार्क्स आपका परसेंटेज बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2025 का पहला सेट और पहला पेपर सीबीएसई का स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि पहला पेपर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन ए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट का साइड। डेबिट वाले साइड में हम जितने भी आउटफ्लोज वाली चीजें होती हैं, एक होगा डेबिट वाला साइड और दूसरा होगा क्रेडिट वाला साइड। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या आएगा? तो डेबिट में आएगा वो सारी चीजें जो कि किससे रिलेटेड है? आउटफ्लो से रिलेटेड है। और क्रेडिट वाले साइड में आएंगी इनफ्लो से रिलेटेड सारी चीजें। तो यहां पर वो पूछ रहा है क्रेडिट आइटम्स और डेबिट आइटम्स के बारे में। तो क्रेडिट आइटम्स, डेबिट आइटम्स। तो एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट करने से पैसा इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा? तो ये सीधी सीधी बात है कि एक्सपोर्ट करने से पैसा इनफ्लो होगा और इसीलिए वो क्रेडिट आइटम में आ जाएगा। इंपोर्ट करने से क्या होगा? तो भाई इंपोर्ट करने से डेबिट होगा क्योंकि पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। ट्रांसफर पेमेंट, पेमेंट करेंगे तो पैसा आउटफ्लो होगा ऑब्वियसली। एंड ऑल ट्रांसफर रिसीट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। एक और इसने बोला कि सारे ट्रांसफर रिसीट्स जो हैं उन्हें हम डेबिट आइटम्स जैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पर हमको बताना था इनकरेक्ट कौन सा है, तो यही हमारा ऑप्शन है और जो कि है इनकरेक्ट 1, इनकरेक्ट हो गया हमारा डी, राइट। आगे चलते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 में इसमें चूज करना है। ये वाले क्वेश्चंस भी आपको काफी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो हमको चूज करना है इनमें से कॉलम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओल्ड एज पेंशन। इसका कुछ भी मेल नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स और प्रॉफिट, तो ये मैच कर गया यहाँ पर बी, तो हमारा आंसर भी हो गया बी। आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट बोल रहा है मैनेज्ड फ्लोटिंग जो है वो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का अमलगमेशन है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का अमलगमेशन है। क्या अमलगमेशन है? मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम। इसको एक हाइब्रिड सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इरफान अ स्टूडेंट बोरोज 80,000 टू फाइनेंस हिज कॉलेज फीस। 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज वो बोरो करता है और वो अपनी कॉलेज की फीस भरना चाहता है और वो 6 महीने के बाद इस लोन को रीपेमेंट करेगा। तो ये मनी में से कौन सा फंक्शन है ये पूछ रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है और आंसर भी इसका सीधा हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, कि हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो यहीं पर मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए कि सेविंग कर्व जो है वो एक इंटरसेप्ट बना रही है एट अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ 50 करोड़ इन द इकोनॉमी। 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। 20% इंक्रीज्ड इनकम का हम सेव कर लेते हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं कि हम 20% इंक्रीज्ड इनकम का सेव कर लेते हैं, इसका मतलब जब भी ऐसी बात है 80% हम इंक्रीज्ड इनकम का कंज्यूम कर लेते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं एमपीसी की। और अगर हम बोलते हैं इंक्रीज्ड इनकम या एडिशनल इनकम का अगर हम 20% सेव कर लेते हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एमपीएस की, ठीक है। तो हम 20% या 0.20 हम क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं, जो भी इनकम हमारी चेंज होती है उसमें से। इसका मतलब हम एमपीसी हमारा 80 है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है वो कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बता दो। तो आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए
K इज इक्वल्स टू 1/MPS, दैट इज इक्वल्स टू 1/0.2 और इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आंसर हो गया 5। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, कुछ उसमें उन्होंने इधर उधर का कहीं कोई बात नहीं करी, सीधी बात करी उन्होंने कि भाई एमपीएस दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 अगर एमपीएस दिया हुआ है तो फॉर्मूला बन जाता है 1/MPS और 1/0.2 करोगे तो सीधा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग अगेन। वही यहां पर एक वर्ड आएगा रिवेलरस, इसका मतलब होगा कि प्राइवेटली हम किसी चीज को एक बार यूज कर लेंगे, दूसरी बार कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है। तो क्या पब्लिक गुड्स रिवेलरस नेचर के होते हैं, क्या एक्सक्लूडेबल होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, पहली चीज तो ये होगी। और दूसरी चीज क्या होगी, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय पब्लिक। तो ये तो सही बात बोली, असर्शन ए सही है लेकिन रीजन आर फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर हो गया सी, 6th क्वेश्चन का। ठीक है, पब्लिक गुड्स कलेक्टिवली हम यूज करते हैं बट पब्लिक गुड्स रिवेलरस या फिर एक्सक्लूडेबल नहीं होते हैं। पब्लिक गुड्स तो सब लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, ये एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहां पर हमको। बोल रहा है कि एमपीसी दिया हुआ है 0.8 और नेशनल इनकम या वाई दिया हुआ है 4,000 करोड़, तो सेविंग्स कितनी है ये बताओ। तो इसके लिए हमें दूसरी स्लाइड यहाँ पर खोलनी पड़ेगी। बोल रहा है कि भाई इनकम है 4,000 करोड़ और एपीसी दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में, एपीसी कितना दिया हुआ है उसने 0.8। ठीक है, 0.8 दिया हुआ है एपीसी। तो एपीसी अगर 0.8 है तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो एपीएस इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एपीसी विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8, तो एपीएस इक्वल्स टू आ गया आपका 0.2। ठीक है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, तो 1 में से अगर 0.8 को हटा दोगे तो 0.2 बचेगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स है। अब क्या बोल रहा है वो, एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई, सेविंग निकाल के देनी है हमने को। ठीक है, सेविंग निकाल के देनी है तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा सेविंग और ये हो गया 4,000 करोड़। ठीक है, तो सेविंग इक्वल्स टू 800 करोड़, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 800 CR। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो डिपॉजिट्स रिसीव्ड आर लाइबिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक, क्या कमर्शियल बैंक के लिए जो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो लाइबिलिटी होता है? तो यस होता है। तो भाई ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो 1 तो सही है। दे आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट क्रिएशन का काम भी इन्हीं का है कमर्शियल बैंक्स का, तो ये वाला पॉइंट भी सही हो गया, 1 और 2 सही हो गए हैं। तो 1 और 2 वाला एक सी ऑप्शन है और एक ए ऑप्शन है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि थर्ड वाला भी उसमें आता है क्या। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, अरे वाह, ये भी एक पॉइंट आ गया कि दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, तो इसलिए अपना ऑप्शन आ गया ए 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगला वाला अपने को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पढ़ोगे भी तो। रिजर्व बैंक के बिहाफ पर क्या कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? तो नहीं, किसी के बिहाफ पर भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, डायरेक्टली डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स वर्थ रुपीज 600 करोड़, 600 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए तो पैसा आएगा, और 450 करोड़ के 450 करोड़ के इंपोर्ट किए तो पैसा जाएगा। ठीक है, तो 600 माइनस 450 कितना बचा 150 CR, जो कि क्या है सरप्लस है। तो सरप्लस और 150 कहाँ लिखा है, बी में लिखा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन है। कितना आसान पेपर था बताइए, 2025 का पेपर है सेट 1। अगला फिर वापस से कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या जीएसटी है? तो जीएसटी तो आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या फ्री राइडर्स है? नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन ही नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोरोइंग्स है? तो ये भी नहीं है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या बचा, प्राइवेट गुड्स इक्वल्स टू रिवेलरस इन नेचर। अगेन फिर से यही का यही पॉइंट आ गया यहाँ पर, रिवेलरस इन नेचर मतलब
रिवलरस इन नेचर मतलब कि प्राइवेटली एक बार यूज कर लिया तो बस कर लिया, फिर बार बार ये यूज नहीं कर सकते आप इसको। तो ऑप्शन अपना हो गया इसमें डी आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस थे मैक्रो के। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इंडियन के भी, इसी सेट के इंडियन के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना में किस सेक्टर को फोकस करके किया था? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करके किया था। इसमें देखना भी नहीं था और आंसर फटाफट से आंसर लगाना था इसमें टिक। फिर ये जो ये इतना धुआं धुआं होता हुआ दिख रहा है, ये सब क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, ये जो देख नहीं सकते फोटो को। तो उसमें बोला कि भाई नॉट द वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो होगी। फॉसिल फ्यूल का यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हायर्ड वर्कर्स में भी रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, 20th नंबर का क्वेश्चन। तो हायर्ड वर्कर्स जो हैं वो रेगुलर सैलरीड भी हो सकते हैं और कैजुअल भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू ना। तो बी वाला ऑप्शन तो गया आपका और डी वाला ऑप्शन भी गया आपका। ठीक है, फिर अब बच रहे हैं दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट क्या रूरल एरिया में? तो रूरल एरिया में तो एग्रीकल्चर है, तो स्टेटमेंट 2 हो गया आपका फॉल्स। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा आपका ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, आ जाते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पर। 21 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारा, वही वाला वापस से कॉलम कॉलम खेलना है इसमें भी। सब्सिडीज, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, कुछ लेने ही देना नहीं है दोनों का। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। लैंड सीलिंग इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ आईपीआर, ये भी नहीं है। आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इसमें लैंड सीलिंग की कोई बात ही नहीं थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लैंड टू द टेलर, ये भी बेतुकी बात लग रही है, बिना सिर पैर की। मॉडर्नाइजेशन इक्वल टू चेंज इन सोशल आउटलुक, एक तो ये ऑप्शन आखिरी बचा है हमारे पास, ऑड वन आउट, और दूसरा मॉडर्नाइजेशन हमारा सोशल आउटलुक चेंज करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया डी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया। फिर ट्रांजिट पीरियड जॉब्स में जो ट्रांजिट पीरियड आता है, एक जॉब छोड़ने से लेकर के दूसरी जॉब ज्वाइन करने के बीच में जो गैप आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया अपना क्या? डी। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन पर। बोल रहा है प्रायर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय चाइना। चाइना ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया, मतलब हेल्थ पर, एजुकेशन पर उसने बहुत पैसा खर्चा किया। इससे उसका एचडीआई बढ़ गया, ये सही बात है, असर्शन ये सही है। चाइना इंडिया से, पाकिस्तान से आगे है बहुत सारे एचडीआई में, ये भी सही बात है। लेकिन क्या इस बात का ये रीजन है चाइना इंडिया से आगे है, पाकिस्तान से आगे है? क्योंकि उसने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्चा किया था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। उसने और भी बहुत सारे काम किए थे, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया, उसने रिफॉर्म्स लेकर के आया। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और इसी वजह से इसका आंसर हो जाता है बी, कि रीजन तो गलत है, बाकी दोनों चीजें सही है। ठीक है, फिर से आ जाता है यहाँ पर एक फोटो, ये फोटो आपको दिख रही होगी, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बारे में किया है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन ढूंढे, या रिप्लेस वर्ड जैसी दिखेगा वैसी लिखना है आंसर, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए भी लगभग सेम क्वेश्चन आता है, तो कभी कभी थोड़ा दिमाग लगा करके नीचे वाला क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो, आंसर उसका लिख करके नहीं आना है आपको। अगर आप देख सकते हैं तो आपको वहां का क्वेश्चन भी पढ़ लेना है, कहीं ना कहीं रिलेटेड क्वेश्चन ही होता है, और इसका आंसर भी होगा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं 25th, आखिरी के हमारे 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इसमें वो बोल रहा है कि HDI रूल ऑफ लॉ, वही कॉलम कॉलम वाला क्वेश्चन है ये, फिर ये हो नहीं सकता ये वाला आंसर इसका। डेमोग्राफिक इंडिकेटर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, ये भी नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला, और इसका आंसर है सी। अब आते हैं हम 26th पर।
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है पीपल एंगेज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ कंट्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया इसका आंसर नंबर 1। बोथ असर्शन ए और रीजन आर ट्रू है और रीजन आर सही भी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो हमारा ये आंसर है G7 में इंडिया नहीं है। बाकी कंट्रीज में इंडिया, बाकी जो ग्रुपिंग्स बनी हुई है उसमें इंडिया है। ब्रिक्स में भी है, G20 तो हाल फिलहाल में हमने किया हुआ है, और सार्क। ठीक है, तो आपको अब ये बताना है कमेंट में कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, क्योंकि अगली बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि G7 में कौन सी कंट्री है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये अब आप देखिए कि मुझे तो समझाते हुए सब कुछ करते हुए लगभग 15-16 मिनट लगे, लेकिन अगर हम फटाफट से क्वेश्चंस को अगर करते हैं तो हम 10 से 12 मिनट में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आगे की वीडियो लेकर के आता हूँ। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं फिर कोई बात ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में आपको लगभग 5-6 साल के पेपर करवा दूंगा, और हो सकता है कि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड आ जाए। राइट, तो बहुत सारा फायदा हो जाता है। 5-5, 10-10 मिनट हम आराम से दिन भर में निकाल सकते हैं। हमारे वीडियोस देखते रहिए, और क्योंकि चैनल नया है इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को बताइए भी इसके बारे में। थैंक यू सो मच।